नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 30 मार्च 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो प्रश्नों को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग की 2024 में सफलता प्राप्ति हेतु 7 आवश्यक कदम क्या हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के वरिष्ठ शिक्षक रसेश कुमार जी। दोस्तों, सभी आईएएस उम्मीदवारों के लिए यह निःशुल्क कार्यशाला हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर यह आयोजित की जाएगी। और दोस्तों, यह कार्यशाला 2 अप्रैल को सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें। इसके लिए रजिस्टर फ्री है और यह 2 अप्रैल सुबह 6 बजे तक इस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस तरह से आप इस निःशुल्क कार्यशाला में सुबह 11 बजे आप भाग ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इसी वीडियो में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। उच्च शिक्षा अनुदान एजेंसी, जिसे हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी HEFA कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है HEFA भारतीय स्टेट बैंक और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। तो दोस्तों, यह पहला कथन असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी, जिसे हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी कहते हैं, इसे वर्ष 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और कैनरा बैंक के संयुक्त उपक्रम के रूप में आरंभ किया गया था, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा कैनरा बैंक की जो भागीदारी है क्रमशः 91% व 9.09% है। दोस्तों, HEFA कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक केंद्र सरकार की कंपनी तथा RBI के साथ जमा राशियां न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं। इसका उद्देश्य भारत के प्रमुख शिक्षण संस्थानों को वैश्विक स्तर की अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना के लिए वित्त पोषण प्रदान कर वैश्विक रैंकिंग में उत्कृष्ट स्थान हासिल करने तथा शीर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनाना है। दूसरा है, सभी केंद्रित वित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थान HEFA के सदस्य के रूप में शामिल होने के पात्र होंगे। यह कथन एकदम सत्य है। तीसरा है, इस एजेंसी के सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को 10 वर्ष की अवधि के लिए अपने आंतरिक स्रोतों के एक विशिष्ट राशि HEFA को निलंब करने के लिए सहमत होनी चाहिए। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है। HEFA संसाधनों को बाजार से निजी कॉर्पोरेट इक्विटी के माध्यम से जुटाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर बॉन्ड जारी करके वित्त का प्रबंधन करेगी। यह भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास तथा शैक्षिक अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं के विकास के माध्यम से उच्च गुणवत्ता युक्त अनुसंधान हेतु वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करती है। उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु विभिन्न योजनाओं के लिए कंपनियों तथा अनुदान द्वारा CSR योगदान का भी उपयोग करती है। दोस्तों, HEFA के अंतर्गत वित्त पोषण प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा वर्तमान में प्रदान की जा रही अनुदान सहायता को यह प्रतिस्थापित भी करेगा। तो यहाँ पर ये तीनों कथन सही है। अतः यहाँ पर सही कूट का चयन करना है कि केवल एक कथन गलत है, केवल 2 कथन गलत है। तो यहाँ पर केवल एक कथन गलत है, वो भी पहला। तो उत्तर क्या होगा? ए होगा। इससे संबंधित जो खबर आई हुई है इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HEFA द्वारा स्वीकृत ऋणों के संवितरण में तेजी लाए, ऐसा शिक्षा मंत्रालय पैनल का कहना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2017-18 में नंबर ऑफ लोन्स 22-23 में 8 और बीच में आप देख सकते हैं 19-20 में 48। तो इस आंकड़ों को भी आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सन 1976 में आपातकाल के दौरान
ऐसी आशंकाओं के बीच की विदेशी शक्तियां स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से देश में धन प्रवाहित करके भारत के मामले में हस्तक्षेप कर रही हैं। एफसीआरए को लागू किया गया था इसी को देखते हुए। तो दोस्तों यह पहला कथन तो एकदम सत्य है। दूसरा है एफसीआरए प्रत्येक व्यक्ति या एनजीओ को केवल अपने भारतीय स्टेट बैंक खाते में विदेशी दान प्राप्त करने की अनुमति देता है। दोस्तों यह भी कथन एकदम सत्य है। तीसरा है एफसीआरए पंजीकरण 3 साल के लिए वैध है और एनजीओ को इसमें पंजीकरण की समाप्ति की तारीख के 6 महीने के भीतर नवीकरणीय के लिए आवेदन कर देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर यह कथन असत्य हो जाता है। ये 3 साल नहीं 5 साल होगा। दोस्तों इसमें बीच बीच में संशोधन भी होता रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला और दूसरा सही है, अतः उत्तर क्या होगा? इसका सी होगा। तो इससे संबंधित थोड़ा खबर देख लेते हैं कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जिसे टीटीडी कहते हैं को एक बड़ी राहत देते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एफसीआरए विंग द्वारा 28 मार्च को विदेशी योगदान अधिनियम के तहत इसके पंजीकरण का नवीनीकरण किया गया है और यह नवीनीकरण 22 जनवरी 2020 से 5 साल की अवधि के लिए वैध है, यानी यह 5 साल के लिए होता है। तो दोस्तों यह विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 क्या है? तो भारत में व्यक्तियों के विदेशी धन को एफसीआरए अधिनियम के तहत विनियमित और गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। लोगों को गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना विदेशी योगदान स्वीकार करने की अनुमति है। हालांकि ऐसे विदेशी योगदान की स्वीकृति के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मौद्रिक सीमा निर्धारित की है। अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले उस उद्देश्य का पालन करते हैं जिसके लिए यह योगदान प्राप्त किया गया है और अधिनियम के तहत संगठनों को प्रत्येक 5 वर्ष में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है जो कि प्रतिस्पर्धा नियम 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसका विधिवत गठन 2009 में किया गया था। दोस्तों यह कथन एकदम सत्य है क्योंकि सीसीआई की स्थापना उस समय तात्कालीन सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत की गई थी। प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2007 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन करने के लिए अधिनियमित किया गया था और इस संशोधन के कारण सीसीआई और प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना हुई। और दोस्तों प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा सीसीआई द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश या आदेश के खिलाफ अपीलों को सुनने और निपटाने के लिए की गई थी। हालांकि बाद में इस निकाय को 2017 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी जिसे क्या कहेंगे NCLAT इसके द्वारा बदल दिया गया। तो दोस्तों इसमें दूसरे में क्या है, आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करती है, ये भी कथन एकदम सही है। तीसरा, सरकार ने 2017 में प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण में प्रतिस्थापित, तो ये भी हमने अभी बताया ही। तो तीनों कथन सही हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या कहना है कि केवल एक कथन, अब इसमें सही कूट का चयन में क्या कह रहा है कि एक कथन गलत है कि 2 गलत है कि सभी कथन गलत है। इसमें उत्तर होगा कि कोई भी कथन गलत नहीं है, अतः उत्तर डी होगा। इससे संबंधित जो खबर आई हुई है इंडियन एक्सप्रेस में, यानी NCLAT अपहोल्ड 1338 करोड़ रुपए फाइन ऑन गूगल ग्रांट पार्शियल रिलीफ। तो NCLAT ने गूगल पर 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना बरकरार रखा है। इसके साथ ही NCLAT ने इस मामले में भी गूगल को राहत भी दी है, जिसके लिए CCI ने कहा था कि पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स को अनइंस्टॉल करना होगा। NCLAT ने गूगल को CCI के उस निर्देश को भी खारिज कर दिया जिसमें उसे अन्य ऐप डेवलपर्स द्वारा ऐप्स को साइड लोड करने की अनुमति देने की बात कही थी। दोस्तों अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन योजना शुरू की गई? ग्रामीण विकास मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय या सहकारिता मंत्रालय या इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों यह जो योजना है इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस तरह से देख सकते हैं कि IMPDS यानी IMPDS जिसे क्या कहेंगे कि इंटीग्रेटेड
मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यह प्रणाली आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में पहले से ही चल रही थी। इसमें लाभार्थी राज्य के किसी भी जिले में खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है और दोस्तों इसके माध्यम से राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी का कार्यान्वयन एक राष्ट्र एक राशन कार्ड परियोजना को लागू करने में सहायता प्राप्त की जा सकेगी। तो इससे संबंधित द हिंदू में इसका डिस्कशन आया हुआ है। स्मार्ट पीडीएस योजना यानी डिजिटलीकरण की दिशा में एक साहसिक पहल है। दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 देश के सबसे बड़े लाभार्थी केंद्रित कार्यक्रम को नियंत्रित करता है और इस तरह से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हर महीने 81.35 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों पांचवें प्रश्न की ओर। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? पहला है राज्य विधानसभा का विघटन, दूसरा है राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, तीसरा है स्थानीय निकायों का विघटन। तो दोस्तों इसमें उत्तर होगा 1 और 3, दूसरा नहीं होगा। तो अनुच्छेद 356 क्या कहता है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसके आधार पर भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता। यह 2 प्रकार का होता है। यदि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त करता है या अन्यथा आश्वस्त है या संतुष्ट है कि राज्य की स्थिति ऐसी है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन को नहीं निभा सकती। दूसरा है राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जा सकता है यदि कोई भी राज्य उन मामलों पर संघ द्वारा किए गए सभी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है जिनके लिए उसे सशक्त बनाया गया है। और जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है और राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से राज्य के मुख्य सचिव या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सलाहकारों की सहायता से राज्य प्रशासन का संचालन करते हैं। इसलिए राज्य में मंत्रिपरिषद का हटाना निश्चित रूप से उद्घोषणा का परिणाम है। ऐसे में दूसरा कथन गलत हो जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान राज्य कार्यकारिणी बर्खास्त कर दी जाती है और राज्य विधायिका तथा स्थानीय निकाय या तो निलंबित या भंग कर दिए जाते हैं। इसलिए विघटन जरूरी परिणाम नहीं है। अतः 1 और 3 सही होगा। तो इसमें जो है उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के फैक्ट ऑफ द डे में। हम बात करेंगे म्यांमार में लोकतंत्र यानी सू कीज पार्टी डिसॉल्व, व्हाट दिस मीन्स फॉर हर इन म्यांमार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सू की पार्टी आंग सांग सू की का नाम तो सुना ही होगा। तो म्यांमार में जुंटा के अधीन चुनाव आयोग ने आंग सांग सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी को भंग कर दिया है और जुंटा ने इसके पीछे यही तर्क दिया है कि एनएलडी नए चुनावी कानूनों के तहत खुद को फिर से पंजीकृत कराने में असफल साबित हुई है। दोस्तों अल जजीरा ने भी यही हवाला देते हुए बताया है कि म्यांमार में 63 पार्टियों ने स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं करीब 40 पार्टियों ने डेडलाइन तक चुनाव के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया जिसके बाद इन्हें भंग घोषित किया गया। हालांकि इस बात का संयुक्त राष्ट्र संघ ने आलोचना किया है। म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सांग सू की पार्टी के विघटन के बाद संयुक्त राष्ट्र ने देश में लोकतंत्र की वापसी का आह्वान किया है और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के प्रवक्ता ने कहा है कि आंग सांग सू की रिहाई पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि हम म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी देखना चाहते हैं और आंग सांग सू की तथा अन्य लोगों की रिहाई चाहते हैं और इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र कार्य करना जारी रखेगा। दोस्तों एनएलडी ने कहा है कि वह चुनाव नहीं लड़ेगी, इसे नाजायज बताया गया है। आंग सांग सू की पार्टी एनएलडी के वरिष्ठ नेता तुन मिंट ने भी ये कहा है कि पार्टी ऐसे समय में कभी रजिस्टर नहीं करेगी जब हमारे ज्यादातर नेता या तो जेल में हैं या क्रांति में शामिल हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सेना ने हमारी पार्टी को भंग कर दिया है। हमारे पास जनता का समर्थन है और हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इससे पहले जनवरी में म्यांमार की सेना ने नए चुनाव से पहले एक सख्त नए चुनावी कानून के तहत राजनीतिक दलों को फिर से पंजीकरण कराने के लिए 2 महीने का समय दिया था और इस तरह से चुनाव जल्द कराने की घोषणा भी कर दी थी। दोस्तों आपको बता दें कि 2021 में तख्ता पलट हुआ। दोस्तों नवंबर 2020 में हुए म्यांमार के संसदीय चुनाव में एनएलडी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 3 महीने से कम भी समय के बाद सेना ने 1 जनवरी 2021 को तख्ता
पलट कर दिया और इस तरह से वहां की लोकप्रिय नेता स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिन समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जनरल मिन ऑन्ग लाइंग ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और सेना के सत्ता में आने के बाद से देश में गृह युद्ध की स्थिति है और इस संघर्ष में अब तक हजारों लोगों की जान चली गई है और लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा है। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि यह हमारा पड़ोसी मुल्क है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं इससे स्पर्श करती हैं और भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन भारत के पड़ोसी राज्यों में देखा जाए तो लड़खड़ाता लोकतंत्र दिखता है। तो यहां पर अब देखना है कि आगे क्या होता है। दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि म्यांमार की राजधानी क्या है और म्यांमार कितने देशों को स्पर्श करता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने IIT संस्थान हैं। इन दोनों का उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।